Hey guys, welcome to this most awaited video for CS Executive Corporate and Management Accounting। इस वीडियो में हम लोग बच्चों के मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस लाइक सर थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहेगा, पेपर में कितने नंबर की थ्योरी आएगी और कितने नंबर का प्रैक्टिकल्स आने वाले, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से वो बता दो। एक चीज मैं बता दूं बेटा, प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, बस इतना है कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉट इंपॉर्टेंट ऐसा प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर में नहीं होता है, बट फिर भी आपको मैं इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आपका आधे से ज्यादा पेपर कवर हो जाएगा। एंड टॉपिक वाइज वेटेज आप लोगों का क्या रहेगा, सर पढ़ाई कैसे करना है, सर एग्जाम के एक दिन पहले हमें तो समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े, ये सर नो। एंड सर सीक्वेंस टू बी स्टडीड, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में ये कुछ दिक्कतें बच्चों को आती है। फटाफट से इस वीडियो के अंदर में आपको 10 मिनट के अंदर में आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। मैं सीएस हरीश मतारी आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। सो आने वाले 10 मिनट के लिए आपके कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। सो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है। जैसे सबसे पहला वाला सवाल, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का वेटेज कितना रहेगा। देखो बेटा, एक चीज बता दूं आपको, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 2 सेक्शन दिए हुए हैं इंस्टीट्यूट ने, आईसीएसआई ने, है ना। सेक्शन है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और सेक्शन भी आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स का है और ये 40 मार्क्स का है, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल का वेटेज इंस्टीट्यूट ने अलग से नहीं दिया है। तो ये जो मैं वेटेज बता रहा हूं ये पिछले कई सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से बता रहा हूं। ऑन एन एवरेज आपको अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में 35 से 40 मार्क्स की थ्योरी पूछी जाती है, जिसमें काफी सारी कंपनी लॉ की प्रोविजंस आपको रिपीट मिलने वाली है ना, और बचा हुआ अराउंड 60 से 65 नंबर का आपको प्रैक्टिकल पूछा जाता है। सो एक बच्चे जो कॉमन एक भावना बना करके बैठते हैं अपने मन के अंदर में कि सर हम लोग थ्योरी कर लेते हैं और कुछ प्रैक्टिकल के टॉपिक कर लेते हैं, बचा हुआ प्रैक्टिकल छोड़ देंगे, या जो बच्चों को प्रैक्टिकल अच्छा लगता है सर हम लोग पूरा प्रैक्टिकल कर लेंगे और बच्चे की थ्योरी छोड़ देंगे। बिल्कुल गलती से भी वो गलती मत करना, आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों भी करना है, क्योंकि थ्योरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। कुछ तो मैंने ऐसी एग्जाम्स देखी जहां 50-50 का थ्योरी प्रैक्टिकल पूछा हुआ है, लेकिन जनरली 35 से 40 मार्क्स का थ्योरी और अराउंड 60 से 65 मार्क्स का प्रैक्टिकल एमसीक्यू पूछे जाते हैं कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। एक क्वेश्चन एक नंबर। सो 35 से 40 क्वेश्चंस थ्योरी के एंड अराउंड 60 क्वेश्चंस आपके रहेंगे प्रैक्टिकल। यस और नो, क्लियर है, पक्की बात। अच्छा, ये फिक्स नहीं है, हो सकता है इंस्टीट्यूट कोई एग्जाम के अंदर में थ्योरी ज्यादा पूछ ले, कंपैरेटिवली प्रैक्टिकल कम पूछ ले, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट जनरली यही ट्रेंड फॉलो होता है। ये सुन लो। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सर कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर टॉपिक वाइज वेटेज क्या है, ये दोनों सवालों का जवाब आपको इस स्लाइड के थ्रू देने वाला हूं। सो प्लीज अच्छे से ध्यान देना। ये आपका पेपर नंबर 5 कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीएस एग्जीक्यूटिव, पार्ट ए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, पार्ट बी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सुन। सो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो मैंने रेड कलर से मार्क करके रखे बेटा, रेड कलर में दिख रहे हैं सारे टॉपिक, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा बोलो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सॉरी नो। सो 6 टॉपिक यहां पे 1 2 3 4 5 6 और ये इधर में 4 टॉपिक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो टोटल 22 टॉपिक में मैंने आपको 10 टॉपिक ऐसे निकाल के दिए। आउट ऑफ 22 टॉपिक्स मैंने 10 टॉपिक ऐसे आपको निकाल करके दिए जो आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, गलती भी मत करना, क्योंकि ये 10 टॉपिक्स के ऊपर आपका मोर देन 60% पेपर पूछा जाता है, मोर देन 60% पेपर। इन 10 टॉपिक्स के ऊपर थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो रेड कलर से मैंने मार्क किए ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन शेयर कैपिटल अकाउंटिंग, देन कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिबेंचर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डिबेंचर्स भी है। देन इधर में ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर में आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट से लेके तो कॉस्ट शीट तक सारा डेटा यहां पे दिया हुआ है। देन रेशियो एनालिसिस, देन डिसीजन मेकिंग टूल्स, मार्जिनल कॉस्टिंग भी हम लोग उसको प्यार से बोल देते हैं। देन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, बिजनेस एंड इंटेंजिबल्स में यहाँ पे गुडविल आती है। तो ये 10 टॉपिक ऐसे हैं जिसके ऊपर आपका मोर देन 60% पेपर एग्जाम में कवर होता है। और साथों साथ मैंने यहाँ पे ये भी दे दिया ब्रैकेट में, कौन से टॉपिक के लिए आपने कितने घंटे कितने आवर्स डेडिकेट करना है। बच्चे बार बार पूछते हैं सर इस टॉपिक के लिए कितना घंटा रोज का पढ़ाई करना है। बेटा रोज की कितने घंटे पढ़ाई करना है ये पूछने से ज्यादा अच्छा आप ये पूछो सर कौन से टॉपिक के लिए कितने आवर्स देना है। सो यहां पे मैंने आवर्स भी लिखे, पर ये आवर्स कब के रहेंगे बेटा, एक बार आपने सारी क्लास अटेंड कर ली,
आपने सारी क्लासेस अटेंड कर ली, उसके बाद आपने एक टॉपिक के लिए इतने आवर स्पेंड करना है। आपने एक बार क्लास अटेंड कर लिया इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसके बाद आपने 4 घंटा इसमें सेल्फ स्टडी करना है। ये सेल्फ स्टडी के टाइमिंग है। सर सेल्फ स्टडी का जो टाइमिंग है इसके अंदर में कितने घंटे लगते हैं? अराउंड 140 घंटों में आपका पूरा सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन कब? एक बार आपने अगर वीडियो लेक्चर या फिर लाइव क्लास या फेस टू फेस, ऑनलाइन ऑफलाइन, कैसे भी आपने एक बार क्लास अटेंड कर लिया, दिल दिमाग डीएनए लगा करके आपका पूरा तहे दिल से, शिद्दत और ईमानदारी के साथ, तो उसके बाद में आपने सेल्फ स्टडी के लिए एक टॉपिक के लिए इतना टाइम देना है। ये टाइम मैंने ऑन एन एवरेज इतने सालों से जो पढ़ा रहा हूं, इतने सारे बच्चों को देखा, उस हिसाब से मैंने एवरेज अवर्स यहां पे निकाल करके रखा है। हो सकता है कुछ बच्चे का ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे 4 की जगह उसको 3 ही घंटा लगे, 18 की जगह उसे 15 घंटे में काम हो जाए। कुछ बच्चे का ग्रास्पिंग पावर कम है तो 4 की जगह 5 लगेगा, लेकिन इसमें ज्यादा डेविएशन नहीं आएगा, है ना। सो जैसे डिवेंचर्स के लिए 8 घंटा सफिशिएंट है ना, मोर देन सफिशिएंट है सेल्फ स्टडी के अवर्स। लेकिन एक बार आपका क्लास हो जाना चाहिए। ये सेल्फ स्टडी है, ये जो अवर्स मैंने लिखे हैं, आई रिपीट, ये आपका क्लास एक बार अटेंड करने के बाद के अवर्स है। तो सारे टॉपिक के लिए मैंने अवर्स लिख कर रखे हैं। अराउंड 140 अवर्स में आपकी पूरे सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी हो जाएगी समरी नोट्स के साथ। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए। कौन से टॉपिक के लिए अराउंड कितना आवर्स लगता है? सर अब ये भी बता दो कि पढ़ाई कैसे करें, बताता हूं, बरोबर है। पहले वन बाय वन एक एक सवालों का जवाब देता हूं। आपका ये सवाल का जवाब भी आ गया आपके पास। थ्योरी प्रैक्टिकल कितना है बेटा? अराउंड 60-40, प्रैक्टिकल 60, थ्योरी 40। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से वो बता दिए। टोटल 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैंने स्लाइड के अंदर में दिखा दिए, रेड कलर के पेन से मार्क किए हुए। टॉपिक वाइज वेटेज भी आपको मैंने बता दिया बेटा, यस और नो। और कौन से टॉपिक के लिए कितना समय लगता है ये भी आपको बता दिया, रिक्वायर्ड टाइम और अवर्स टू कंप्लीट अ टॉपिक। बट कब? आपका एक बार क्लास देख करके हो गया उसके बाद में। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर आपने ये तो बता दिया एक टॉपिक के लिए 4 घंटा लगेगा, 8 घंटा लगेगा, 10 घंटा लगेगा, 15 घंटा लगेगा, लेकिन सर वो पढ़ाई कैसे करना ये भी बता दो। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। काफी सारे बच्चे यही गलती करते हैं। तो बेटा अब पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ ध्यान देना, ठीक है। ये तो मैंने बता दिए। टॉपिक वाइज वेटेज भी यहां पे लिखा हुआ है। ये टॉपिक वाइज वेटेज ऑन एन एवरेज इंस्टीट्यूट ने जितने भी एग्जाम्स आज तक डिस्क्रिप्शन और एमसीक्यू वाले लिए हैं इस सब्जेक्ट के, मैंने उसी को मद्देनजर रखते हुए ये सारे टॉपिक का वेटेज यहाँ पे दिया हुआ है। सर ये जो स्लाइड्स आप दिखा रहे हो, इसका ये स्लाइड्स का सॉफ्ट कॉपी हमें मिल सकता है क्या? जी हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप फटाफट से इस स्लाइड का सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लो, ताकि आपके पास हमेशा के लिए रहे। यस और नो। आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बच्चे की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सर पढ़ाई कैसे करना है। आपने ये तो बता दिया कि एक टॉपिक के लिए इतना आवर स्पेंड करना है, लेकिन उतने घंटों में हमें करना क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अच्छे से ध्यान दो, 4 स्टेप बताऊंगा। अच्छा, ये जो पढ़ाई करने का तरीका, ये किसी किताब में, किसी बुक में, किसी यूट्यूब के वीडियो में आपको नहीं दिखने वाला है। ये जब मैं सीएस फाइनल, सीएस प्रोफेशनल और जब मैं सीए फाइनल में था, जब साइमल्टेनियसली मेरे दोनों कोर्स चल रहे थे, तो उस समय जो मैंने तरीका यूज किया था, वो ही तरीका यहां पे मैंने आसान भाषा में 4 स्टेप में लिख करके दे दिया है। जस्ट 4 स्टेप, आंख बंद करके चारों स्टेप फॉलो करना है। आपको अकाउंटिंग सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन लाने से कोई रोक नहीं सकता है। बस पूरी ईमानदारी के साथ आपने चारों स्टेप फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, देखो कुछ स्टेप बच्चों को ऐसा लगेगा सर ये तो बहुत बच्चों वाली है, हंसी आएगी, लेकिन मैं एक चीज बताता हूं, बच्चे वो चीज फॉलो नहीं करते, इसलिए मुझे लिखना पड़ा है। सो स्टेप नंबर 1, डेवलप द लाइकिंग फॉर द सब्जेक्ट। सर लाइकिंग डेवलप करना मतलब सब्जेक्ट से प्यार करो, उस सब्जेक्ट के लिए आपकी लाइकिंग बढ़ाओ। सब वो कैसे होगी जरा ये भी बताना, तो बताता हूं। उसके लिए आपको उस सब्जेक्ट का रेगुलर क्लास अटेंड करना है। आपने जिस किसी टीचर के पास जैसे भी क्लास लगाया है, एक भी लेक्चर आपने मिस नहीं करना है, एक भी लेक्चर, नॉट इवन अ सिंगल लेक्चर। सर मेडिकल रीजन है, जेन्युइन रीजन है, हाँ तो ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बट अगर कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है साथों साथ कि वो लेक्चर आप सेम डे या अगले दिन या उसके अगले दिन कवर अप करके लो। सो नॉट इवन सिंगल लेक्चर आपने मिस नहीं करना है, आपने मिस नहीं करना है। और दूसरी चीज इसमें देखो, एंड राइट डाउन ऑल द नोट्स नीटली। जो भी आपके टीचर, जो भी आपके गुरु आपको जो भी नोट्स लिखवा करके दे रहे हैं, वो लेक्चर के अंदर में वो नोट्स अच्छे से, अच्छी हैंडराइटिंग में, तभी उस सब्जेक्ट में लाइकिंग डेवलप होगी आपकी। आप पहले तो उसे रेगुलरली पूरे होशो आवाज में अटेंड करोगे और सारी नोट्स लिख करके ले लोगे। पहली स्टेप अगर आपने ईमानदारी से फॉलो की, मेरा वादा है आपकी सब्जेक्ट के अंदर में लाइकिंग डेवलप हो जाएगी।
फर्स्ट स्टेप समझ में आ गई। हाउ टू स्टडी के लिए बता रहा हूं सर, ये जो हाउ टू स्टडी है कोई भी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है? जी हाँ, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कोर्स इस ब्रह्मांड का, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कोर्स के लिए चारों स्टेप्स एप्लीकेबल है। दूसरी स्टेप अच्छे से ध्यान देना, चारों स्टेप एक बार का एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरा स्टेप, पहला वाला स्टेप हो गया, देन फॉर ईच टॉपिक स्पेंड प्रॉपर टाइम इन रीडिंग। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना हर टॉपिक के लिए कितना समय लगता है, तो बस आपने वो समय, वो ये समय है, स्पेंड प्रॉपर टाइम एंड द थ्योरी पार्ट कॉन्सेप्ट। आपने थ्योरी पार्ट को, उसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पढ़ना है, उसके ऊपर प्रॉपर टाइम देना है। और एक बार आपने थ्योरी पार्ट या उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, जैसे टैक्स सब्जेक्ट है तो आपने टैक्स की प्रोविजन प्रॉपर पढ़ ली, अकाउंटिंग सब्जेक्ट है तो अकाउंटिंग के अंदर में जो भी प्रोविजन है, कंपनी रिलेटेड प्रोविजन के भरोसे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो आपने वो सारा कॉन्सेप्ट पार्ट अच्छे से पढ़ लिया, आपने प्रॉपर टाइम स्पेंड किया। और जब आप पढ़ रहे हो तब आपके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई के बारे में चलना चाहिए, दूसरा और कुछ नहीं आना चाहिए, डाइवर्जन नहीं होना चाहिए बेटा, डेविएशन बिल्कुल अलाउड नहीं है पढ़ाई में। देन आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, देन आपने क्वेश्चन रीड करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन रीड करना है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन रीड करते समय आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए एक प्रॉपर अप्रोच डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक एटलीस्ट 5 मिनट के लिए क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, परमानेंट आपको याद नहीं करना है। बस क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मान लो दिया है 10 लाइन का, तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन 10 लाइन का क्वेश्चन पढ़ने तक आपके दिमाग में वो क्वेश्चन अच्छे से आपको याद रहना चाहिए, उसके कंटेंट याद रहने चाहिए। सर नहीं याद रहा तो बार बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद विजुअलाइज करना है अपने स्टेप्स, आपके टीचर ने कौन कौन से स्टेप, जैसे मैं बच्चों को काफी बार क्लास में स्टेप्स बताता हूं कि बेटा कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आया, ये स्टेप्स है, आंख बंद करके स्टेप्स फॉलो करो। लेक्चर के अंदर में कॉन्सेप्ट बताता हूं, स्टेप्स बताता हूं, बट एग्जाम के समय आपको स्टेप्स याद आनी चाहिए। Visualize the step and maintain a good speed so that solution is completed within a time। 5 मार्क के लिए ऑन एन एवरेज 9 मिनट का है, मतलब 5 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको ऑन एन एवरेज 9 मिनट। अब हो सकता है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में कुछ एमसीक्यू 1 सेकंड में सॉल्व हो गए, कुछ एमसीक्यू बड़े हैं तो उसके लिए 3-4 मिनट लग गए, तो चिंता मत करना, इंस्टीट्यूट ऐसा ही पेपर सेट करती है ताकि आपके 3 घंटे के अंदर में सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व करके आपका पूरा आंसर टिक हो जाए। यस और नो? एंड राइट डाउन योर आंसर। जब आप स्टडी करोगे तब आपने आपका आंसर लिखना है एक नोटबुक के अंदर में, और चिंदेगिरी करना नहीं, अलग अलग पेपर पे नहीं लिखना है, प्रॉपर एक रफ बुक या नोटबुक आप बनाओ और उसके अंदर में सारे आंसर लिखो। एंड डू नॉट जंप टू सी द आंसर, पहले आप आंसर लिखो, उसके बाद आप मॉडल आंसर के साथ आपका आंसर कंपेयर करो। डायरेक्टली आंसर के ऊपर जंप नहीं करना है। बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हो डायरेक्ट आंसर पढ़ लेते, भैया वो आंसर जो लिखा हुआ है प्रिंटेड है वो तो सही होगा ही होगा, तुम क्या ऑडिट कर रहे हो क्या आंसर का, जो प्रिंटेड आंसर है? तो पहले क्वेश्चन पढ़ना है, विजुअलाइज करना है, आपने स्टेप्स विजुअलाइज करना है, खुद का आंसर लिखना है, खुद के आंसर को मॉडल आंसर के साथ कंपेयर करना है। ये सेकंड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप, पहली स्टेप सब्जेक्ट की क्लास रेगुलर अटेंड करो, नोट्स बनाओ। दूसरी स्टेप कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली पढ़ो और खुद से होकर प्रैक्टिकल सॉल्व करो। तीसरी स्टेप आफ्टर यू फिनिश अ टॉपिक, जैसे आपने ऊपर की दोनों स्टेप अप्लाई कर दिया, आपका एक टॉपिक अगर खत्म हो गया तो तुरंत के तुरंत, तब के तब, तभी के तभी उसकी समरी नोट्स बना लो जिसमें कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब काफी बार बच्चे क्या करते, समरी नोट्स बनाते ही नहीं है, बच्चे क्या करते, समरी नोट्स बनाते ही नहीं है। पहली दोनों स्टेप तो मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर में हर सारे बच्चे होशियार होते हैं, चाहे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, सारे बच्चे होशियार है, तभी वो प्रोफेशनल कोर्सेज में है। लेकिन समरी नोट्स कोई बनाता नहीं है। सर इससे क्या होता है, समरी नोट्स नहीं बनाते हो तो एग्जाम के एक दिन पहले सारे टॉपिक एक साथ छाती पे आ जाते हैं, अबे मुझे पढ़, मुझे पढ़, मुझे पढ़। बच्चा वहीं पे स्ट्रेस में खत्म काम, और फिर बोलता है मैं अगला अटेम्प्ट दूंगा। यस और नो? तो प्लीज समरी नोट्स बनाओ। आपका टॉपिक खत्म होते ही तुरंत के तुरंत आपने समरी नोट्स बनाना है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए। लेकिन सर समरी नोट्स कैसे बनाए, इसीलिए तो बोला था पहली 2 स्टेप पूरी ईमानदारी के साथ किया तो अपने आप आपको समरी नोट्स कैसे बनाना है इसके लिए अपने आप आइडिया आ जाएगा, क्योंकि आपने पहली दोनों स्टेप पूरी शिद्दत ईमानदारी के साथ फॉलो किए तो आपको उस टॉपिक की सारी अंडरस्टैंडिंग आ गई, आपको उस टॉपिक के प्लस माइनस पॉइंट समझ में आ गए, आपको उस टॉपिक के अंदर के सारे माइलस्टोन समझ में आ गए कि कहां कहां क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो समरी नोट्स के अंदर में कवर अप हो जाना चाहिए। यस और नो? क्लियर है?
और जैसे मैं बच्चों को काफी बार बताता हूं समरी नोट्स कैसे बनाना है, मैं मेरे लाइव लेक्चर के अंदर में बताता हूं, तो समरी नोट्स वैसे बना लो जैसे मैं लाइव लेक्चर में बताता हूं, या फिर जो किसी टीचर से आपने पढ़ा है आप उनसे डिस्कस करके समरी नोट्स बना सकते हो। समरी नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले इतना समुद्र जैसा सिलेबस रिवाइज नहीं होता है मुन्ना। आपके हाथ की बनाई हुई समरी नोट्स रही तो जल्दी रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद रिवाइज, समरी नोट्स बना के उसकी आरती नहीं करनी है, उसे समय समय पे रिवाइज करना है। बच्चे भूल जाते हैं रिवीजन करना। बच्चे मंडे टू सैटरडे पढ़ते हैं, संडे एंजॉय करते हैं, संडे उन्होंने रिवीजन करना चाहिए था। यस और नो? एंड ट्राई टू रिकॉल, रिवाइज करना मतलब सिर्फ रीड करके फेंकना नहीं होता है। रिवाइज करते समय रिकॉल करो जो भी आपने पढ़ा है, जो आपने समरी नोट्स बनाई है, और जो चीज रिकॉल नहीं हो रही है उसे देखो, अच्छा ये मुझे याद नहीं आ रहा था, ये क्यों याद नहीं आ रहा था, समझ में आया क्या? सो रिकॉल करना बहुत जरूरी है। एंड सॉल्व द टॉपिक वाइज टेस्ट, मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट और उसके आंसर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं। हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट आपको जिस समय आप लेक्चर लेते हो उसी समय प्रोवाइड किया हुआ है। तो जैसे आपका लेक्चर हो गया, आपने पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दोनों स्टेप हो गई, आपने समरी नोट्स भी बना ली, तुरंत के तुरंत तीसरे स्टेप के अंदर में टॉपिक वाइज टेस्ट भी उसकी सॉल्व कर लो। और जहां आपका गलत हो गया टेस्ट के अंदर में, वो क्वेश्चन को स्टार मार्क करो और याद रखो कि एग्जाम में जो चीज आपकी गलती होती है, जो आपको डिफिकल्ट लगता है, वो ही एग्जाम में पूछा जाता है। यस और नो? क्लियर है? देन स्टेप नंबर 4, बिफोर यू गो टू द एग्जाम रिविजिट योर समरी नोट्स एंड ऑल इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स as many times as possible। ये जरूरी है। अब बताओ, जो बच्चे ने समरी नोट्स बनाई ही नहीं वो क्या रिविजिट करेगा, क्या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखेगा? यस और नो? और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना जरूरी है, एटलीस्ट एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर तो भी सॉल्व करो। ये 4 स्टेप जो बच्चे ने फॉलो किया वो एग्जामिनेशन कैसे भी लेकर के आ सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हाउ टू स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यक्ष प्रश्न है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। उसके बाद बच्चे बोलते हैं सर 1 डे बिफोर एग्जाम क्या करना है? इसका जवाब भी मैंने अभी भी दे दिया है, जरा एक बार देखो तो जरा ध्यान देना। 1 डे बिफोर एग्जाम क्या करना है बेटा? रीविजिट योर समरी नोट्स, ऑल इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। सर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स यानी कौन से? जहां जहां आपकी गलती हो गई थी ना, वो सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। as many times as possible and एक past exam question paper solve कर लो, so that और वो भी कैसे solve करना है? under the simulated exam conditions, so that you get the smooth flow of the thoughts and hand mind coordination। अब अपने हाथों का और अपने दिमाग का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एग्जाम कंडीशन में आपका एग्जाम अगर दोपहर में 2 से 5 है तो दोपहर में 2 से 5 ही आप पेपर लिखो, उसी समय आप सॉल्व करो। और एग्जाम हॉल में अगर एसी नहीं है, फैन भी नहीं है, तो बगैर एसी बगैर फैन के बैठो, उसी कंडीशन में बैठ करके पेपर सॉल्व करो। अब बच्चे एक सवाल और पूछते हैं कि सर स्टडी प्लानर कैसे बनाना है, पढ़ाई कैसे करना है? जितने भी आपके टॉपिक है वो टॉपिक एक टेबल के अंदर में लिख लो। जैसे टॉपिक नंबर 1 2 3 4 5, एक सब्जेक्ट के आपके मान लो 8 सब्जेक्ट है, तो 8 सब्जेक्ट के मिलाकर के कितने टॉपिक हो जाएंगे? मान लो 150, तो ये टोटल कितने हो गए? 150 टॉपिक। टोटल कितने हो गए बेटा? 150 टॉपिक। ये हर एक सब्जेक्ट का, ये पहला सब्जेक्ट यहां तक था, फिर यहां से दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, फिर यहां से तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, यहां से चौथा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, और उसके बाद उसका रीडिंग 1 कब खत्म होगा? आफ्टर द क्लास। रीडिंग 2 कब खत्म होगा? एट द टाइम ऑफ टेस्ट, स्टेप नंबर 3 के अंदर में। रीडिंग 3 कब होगा? फुल सिलेबस टेस्ट के समय। और रीडिंग 4 मैराथन लेक्चर्स जब हमारे होते हैं तब वहां पे, तो आपके 4 रीडिंग हो जाएंगे, और आपने उसकी टेस्ट सॉल्व कर दी तो टेस्ट के सामने टिक मार्क। तो एक एक टॉपिक का टिक कर करते जाओ, और ये आपने बना करके रखना है। ये अगर आपने बना लिया, 4 से 5 पेज लगेंगे पूरा टेबल बनाने के लिए, सारे सब्जेक्ट के टॉपिक का नाम लिख के, सारे सब्जेक्ट का। तो आपको एग्जाम के 2 दिन पहले किसी को पूछने की जरूरत नहीं है मैं क्या पढ़ूं, क्योंकि आपको दिख जाएगा ये टॉपिक 3 है, इसके सामने टिक नहीं लगा हुआ है, तो आपको दिख जाएगा टॉपिक 3 पढ़ना बाकी है, या टॉपिक 3 का 1-2 ही रीडिंग हुआ, इसका तीसरा और चौथा रीडिंग बाकी है। सर मुझे तो 2 रीडिंग में सब काम हो जाता, ठीक है, रीडिंग 3 रीडिंग 4 का कॉलम मत बना। सर मुझे 5 रीडिंग लगती है, एक कॉलम और बना ले। यस और नो? तो ये आपका स्टडी प्लानर है। तो ये कुछ आप लोगों के सवाल है जो मैंने आपको दिए हैं, और कुछ चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। जैसे जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो कॉमन सेंस को जिंदा रखो। मैं जानता हूं सभी के पास कॉमन सेंस है, लेकिन कॉमन सेंस अप्लाई करना सीखो हर जगह पे। फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस समय आप जो सब्जेक्ट के, जो टॉपिक का, जो सब कॉन्सेप्ट का, जो लाइन पढ़ रहे हो, आपका पूरा ध्यान उसी पे होना चाहिए। बैक ऑफ द माइंड में भी और कोई दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेटर आपके पास अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। मल्टी कलर पेन फॉर नोट्स घर पे, लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में सिंगल कलर पेन ही रखो। एग्जाम में सिंगल कलर पेन चाहिए, मल्टी कलर पेन नहीं चाहिए।
और सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करो स्टडी करते समय। बच्चे क्या करते हैं कि रजिस्टर में सब चिंदेगिरी सब खिचड़ी कर देते हैं, वैसा मत करना। ये कुछ चीजें मैंने बताई है बेटा। एंड फॉर मोर गाइडेंस और फॉर वीडियो लेक्चर्स एंड टेस्ट सीरीज यू कैन कॉन्टैक्ट यस एकेडमी और यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी बेटा, है ना। बड़ा ही प्यारा आपका सब्जेक्ट है, टोटल 22 टॉपिक है। पार्ट ए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, पार्ट बी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का, सर सीक्वेंस कौन सा रखे? इसी सीक्वेंस में पढ़ो। 1 2 3 4 5 इंस्टीट्यूट ने बड़ा प्यारा सीक्वेंस दिया है, इसी सीक्वेंस में पढ़ो। सर एक और सवाल, सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहले पढ़ लिया बाद में कॉर्पोरेट पढ़ा तो वैसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो। लेकिन अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है तो आप पहले पार्ट ए खत्म करो इसी सीक्वेंस में और उसके बाद पार्ट बी इसी सीक्वेंस में। सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी सीक्वेंस में आपने पढ़ना है। यस और नो? आपके सारे सवालों के जवाब आ गए हैं ऐसा मैं सोचता हूं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बिल्कुल फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड हैप्पी स्टडीज।